Hello student, today we will discuss hydration energy. In previous session we have discussed lattice energy and Born-Haber cycle. ठीक है, calculation of lattice energy by using Born-Haber cycle. Today we will discuss hydration energy. देखो ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज हाइड्रेटेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. ठीक है, व्हेन जब एक 1 मोल गैसियस आयन को हम वाटर में हाइड्रेटेड करते हैं, जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. Now let's see the factors affecting the hydration energy. First factor magnitude of charge, second factor size of atom. Okay, let us discuss line by line. ठीक है, one by one. हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? जैसे हमारा लैटिस एनर्जी था, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लाइक दिस लाइक दैट. ठीक है, हमारा क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो चार्ज जितना इंक्रीज होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना इंक्रीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी हमारा उतना ही इंक्रीज होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर, साइज ऑफ एटम. इट इज आल्सो सिमिलर टू लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम. हियर आल्सो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम. So two factors, basically two factors affect the hydration energy. First one charge of atom, second one size of atom. ठीक है, hydration energy directly proportional to charge of atom and magnitude of charge. ठीक है, and inversely proportional to size of atom. Here, as like lattice energy, charge is dominating factor over size. ठीक है, in case of lattice energy also charge is dominating factor over over atomic size. ठीक है, let's move to the next concept, solvation. सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन इज लाइक जब हमारा सॉल्वेंट वाटर यूज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन. ठीक है, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेशन. द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट स्टेबलाइज द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेशन. ठीक है, क्या? द इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट स्टेबलाइज द सॉल्यूट. देखो हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट रहता है. हम क्या करते हैं? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं. ठीक है, उसको मिक्स करते हैं. राइट, जो लार्ज क्वांटिटी में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो लेस क्वांटिटी में रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं. हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डालते हैं, ठीक है, उनके बीच में देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जा रहा है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा है. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करता है? सो हमारा सॉल्यूट है, देखो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टेबलाइज द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करता है? सॉल्यूट को स्टेबलाइज करता है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन. अगर हम हमारा सॉल्वेंट वाटर यूज होगा तो उसको बोल देंगे हाइड्रेशन. ठीक है, देखो हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ NaCl देखते हैं. देखो NaCl क्या? जब NaCl को मान लो ये एक बीकर था, इसमें वाटर था, हम इसमें NaCl ऐड कर. ठीक है, इसमें हमने NaCl ऐड किया तो क्या होगा? देखो होता क्या है, बेसिकली जब NaCl को ऐड करते हैं ये Na प्लस एंड Cl माइनस हो जाता है. ठीक है, Na प्लस के सराउंडिंग में देखो वाटर मॉलिक्यूल कैसे उसको सराउंड कर रहा है. ठीक है, इसको स्टेबलाइज बना रहा है. सिमिलरली Na प्लस को देखो, इसमें देखो Cl को क्या? Cl माइनस है तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल क्या है? ये है, ऐसा वाटर मॉलिक्यूल हमारा ऐसा है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल पॉजिटिव. तो Cl माइनस को ये कैसे बाइंड करेगा? ऐसे 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 सारे वाटर मॉलिक्यूल हमारा ऐसे बाइंड करते हैं. ठीक है, और इसको क्या बनाता है? स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है, इसको स्टेबल बनाते हैं. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन. ठीक है, तो ये वाला था. Na प्लस को क्या करता है? Na प्लस को वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस, ये ऐसे ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो Cl माइनस को वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड Na प्लस को वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड ऐसे बाइंड करते हैं. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन. और यह वाटर यूज हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन. ठीक है, ये है हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ NaCl. तो समझ में आएगा हाइड्रेशन क्या है, सॉल्वेशन क्या है. ठीक है, अब देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट. जैसे मैंने लैटिस एनर्जी फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी को स्टार मार्क किया था,
इसको भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन और फाजान्स रूल, ये क्या बताता है? कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। एक आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर कितना है, इसको ये बताता है, ठीक है। तो देखते हैं, कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक कंपाउंड क्या है? इन केस ऑफ बॉन्ड इट्स सपोज्ड टू बी प्योरली आयोनिक, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज completely transferred to the anion from cation. However, in reality, when anion and cation approach each other, the valence electron cloud of the anion is pulled towards the nucleus of cation, and thus electron cloud of anion get distorted. And this phenomena is called polarization of anion. क्या सर, क्या समझ में कुछ नहीं है? देखो, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? मान लो ए बी एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यह है ए माइनस आनायन है, बी प्लस कैटायन है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ए माइनस बी प्लस क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब कैटायन हमारा आनायन को अट्रैक्ट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसको आनायन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो कैटायन का देखो, इन रियलिटी व्हेन आनायन एंड कैटायन अप्रोच ईच अदर, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आनायन पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, ठीक है। क्या सर देखो क्या होता है, जो ये दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, यही होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, जब ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्यों आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक ना होकर इसके अंदर थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है उसको पहले समझते हैं। पोलराइजेशन क्या है? जब कैटायन आनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जो आनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है? देखो, आनायन ऐसे होना चाहिए, ऐसे कैटायन, ये आनायन, ठीक है। आनायन का साइज जनरली बड़ा होता है कैटायन से। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक्चुअली क्या हो जाता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब एक्चुअली ये क्या हो जाता है, ऐसे, ठीक है, ये मतलब ऐसे हो जाता है, ठीक है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। समझ में आ रहा है भाई? कैटायन्स न्यूक्लियस, ठीक है। कैटायन न्यूक्लियस क्या करता है? आनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ खींच लेता है, तो जिसकी वजह से आनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। Hence, due to this polarization, the electron cloud of anion seems to move towards the cation, ठीक है, ऐसे हो जाता है, मतलब एक्चुअल अगर स्ट्रक्चर करेंगे, देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये है आनायन, ए माइनस, ये है कैटायन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ड्यू टू पोलराइजेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आनायन सीम्स टू मूव टुवर्ड्स कैटायन एज इफ इट इज गोइंग टू ओवरलैप विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन, thus giving an intuition that ionic compound have some covalent character। क्या यहां पर और एक कॉन्सेप्ट है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है सर? कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आएगा आनायन एंड कैटायन का, देखो सेम्स टुवर्ड्स मूव कैटायन एज इफ इट इज गोइंग टू ओवरलैप विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे पॉसिबिलिटी आ सकता है, जब वैलेंस जो कैटायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उसके साथ ओवरलैप करने का पॉसिबिलिटी आता है, ठीक है। तो अगर ओवरलैप करने का पॉसिबिलिटी आएगा तो सम कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई आयोनिक कंपाउंड हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और एक बार समझते हैं, देखो कैटायन आनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैटायन आनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक कैटायन का न्यूक्लियस क्या करता है, आनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आनायन क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। आनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो जाता है, स्फेरिकल होना चाहिए, ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा हमारा कैटायन की तरफ डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से कैटायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड आनायन जो डिस्टॉर्टेड होगा, उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होने का पॉसिबिलिटी आ जाता है। और हमें पता है ओवरलैपिंग क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड हमारा ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है। तो ओवरलैपिंग का पॉसिबिलिटी आ रहा है, व्हिच क्या है, व्हिच जनरेट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस यही रीजन है हमारा क्यों हमारा कैटायन में ना सॉरी आयोनिक कंपाउंड में थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर रहता है। समझ में आ गया? एंड नाउ ये कोवैलेंट कैरेक्टर, एक्सटेंड ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो जितना आनायन जितना डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है, उतना पॉसिबिलिटी आएगा, क्योंकि उतना ओवरलैपिंग, उतना
इफेक्टिव होने का चांसेस है और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस डिस्टोर्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। सो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। एज पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड इंक्रीजेस, ठीक है। यही है मेन कॉन्सेप्ट हमारा फाजान्स रूल का। अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जितना इंक्रीज होगा हमारा क्या कोवेलेंट कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। लेट्स मूव सी। एक्चुअल होता कैसे है, सी ये है कैटायन, ये है आयन। एक्चुअल ऐसा होता है, ठीक है। इन आयनिक कंपाउंड इन रियलिटी क्या होता है, देखो आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ड होकर कैटायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये देखो ये है ओवरलैपिंग रीजन, पोलराइजेशन ऑफ आयन, ठीक है। समझ में आ गया। लेट्स मूव। अब देखते हैं टर्म एसोसिएटेड। पहला क्या टर्म है, देखो टर्म क्या क्या एसोसिएट, टर्म क्या क्या यहां पर यूज होगा। देखो द फेनोमेना ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आयन बाय कैटायन, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आयन इज नोन एज, क्या है, इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। कैटायन, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आयन, इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होना इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। कैटायन कितना डिस्टॉर्ट कर रहा है उस पावर को क्या बोलेंगे हम, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म क्या यूज होगा, द टेंडेंसी ऑफ आयन टू अंडरगो पोलराइजेशन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ आयन टू अंडरगो पोलराइजेशन इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। आयन कितना डिस्टर्ब हो रहा है उसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। कैटायन का पावर कितना है आयन को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस पावर को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। एंड आयन गेट डिस्टॉर्टेड, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। आयन गेट डिस्टॉर्टेड बाय कैटायन, इसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, समझ में आ गया। अब देखते हैं फाजान्स रूल पॉइंटेड आउट द फाजान्स रूल और बारी है फाजान्स रूल का, ठीक है। फाजान्स रूल मतलब फैक्टर्स क्या क्या है जो पोलराइजेशन को इफेक्ट करते हैं, देखते हैं। फाजान्स रूल पॉइंटेड आउट दैट ग्रेटर इज द पोलराइजेशन ऑफ आयन इन अ मॉलिक्यूल मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। Smaller the size of cation, more will be its polarizing power or ability to polarize anion, hence covalent character increases। देखो साइज जितना इंक्रीज हो जाएगा क्या होगा, जो अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, कैटायन का न्यूक्लियस। तो कैटायन का साइज जितना इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन आनायंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन आनायंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कैटायंस न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अरे बाबा यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो हो रहा है। तो अगर कैटायन का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन आनायंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कैटायंस न्यूक्लियस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा मतलब क्या है, पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम, सॉरी साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन जितना स्मॉलर होगा पोलराइजेशन उतना हायर होगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल टू पोलराइजेशन हायर होगा मतलब क्या है, कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो BeCl2, MgCl2, CaCl2, SiCl2 एंड BaCl2, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन देखो अगर कंपेयर करेंगे बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम,
साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो साइज ऐसे इंक्रीज करेगा, तो साइज इंक्रीज करेगा मतलब क्या है, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया पहला फैक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर साइज ऑफ आनायन, साइज ऑफ कैटायन क्या, साइज ऑफ आनायन क्या, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आनायन। इफ द साइज ऑफ आनायन इंक्रीजेस फॉर ए गिवन कैटायन द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। कैसे कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, पोलराइजेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फैक्टर्स अपने आप ही समझा दोगे, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कैटायन का न्यूक्लियस आनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये कितना डिस्टर्ब कर पाएगा, मान लो एक स्मॉलर साइज का आनायन है, स्मॉलर साइज का आनायन, और हमें पता है क्या है, हमें और क्या पता है, हमें पता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है। ये अट्रैक्शन क्या है, साइज बढ़ जाएगा तो ये अट्रैक्शन घट जाएगा, और साइज स्मॉलर होगा तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस कैटायन का न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहां पर आनायन का न्यूक्लियस, वही आनायन का न्यूक्लियस आनायन का इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो भी अट्रैक्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन आनायन का न्यूक्लियस एंड आनायन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन जितना लेस होगा, ये कैटायन क्या करेगा, उतना डिस्टर्ब कर पाएगा। अरे भाई तेरा अट्रैक्शन वहां पर कम है, आजा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आनायन का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा भाई, आनायन का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आनायन का न्यूक्लियस एंड आनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन स्मॉलर होगा, ठीक है, अट्रैक्शन लेस होगा। तो यहां पर अट्रैक्शन कमजोर होगा, तो ये क्या करेगा, कैटायन का जो न्यूक्लियस बैठा था, अरे भाई वहां पर अट्रैक्शन लेस हो रहा है तो इसको पकड़ो, ठीक है। तो क्या करेगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आनायन। सब कुछ क्या है, यहां पर तीनों चीज रेस्पॉन्सिबल है, एक है न्यूक्लियस, टू ही चीज, एक है न्यूक्लियस, एक है इलेक्ट्रॉन, एंड एक क्या है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। आनायन का न्यूक्लियस, कैटायन का न्यूक्लियस एंड आनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही तीनों यहां पर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इनका बीच में अट्रैक्शन कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब के बीच में ये जो फैक्टर है उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आनायन, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। देखो CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, देन ब्रोमीन, देन Cl2, देन F2, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, CaI2 को साइज ऑफ आनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, चार्ज ऑफ कैटायन एंड आनायन। साइज हो गया, अब देखते हैं चार्ज। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड आनायन, मतलब चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन और आनायन जितना इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन उतना इंक्रीज होगा। सर ये कैसे हो गया, देखो कंसीडर करते हैं यहां पर ये तीनों भाई साहब, Na+, Mg2+, Al3+, ठीक है, कंसीडर किया, हाँ जी सर कंसीडर किया। तो देखो इनका अगर कंसीडर करेंगे हम, तो इनका शिल्डिंग इफेक्ट बताओ क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, मतलब इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट कुछ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्ट बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, Al3 का इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, ठीक है, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब क्या है, Al3+ का साइज सबसे छोटा है। अगर ये तीनों के बीच में हम साइज कंपेयर करेंगे तो Al3+, Mg2+ एंड Na+, ठीक है। और हमें पता है क्या है, हमें क्या पता है, सॉरी साइज उल्ट, अरे रिवर्स डायरेक्शन मारो, Al3+ लेस देन, सॉरी बेटा, Mg2+ एंड Na+। का साइज सबसे बड़ा है, मैं ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिख दिया, ठीक है, जेड इफेक्टिव, और साइज क्या हो जाएगा उसका रिवर्स, Na+ का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। और हमें क्या पता है भाई, साइज इनवर्सली, साइज ऑफ कैटायन को हमारा पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर Na, जितना हमारा कैटायन का चार्ज इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, उतना उसका साइज डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव उतना इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज चार्ज जितना इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव उतना इंक्रीज होगा, साइज उतना डिक्रीज होगा, तो साइज डिक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। समझ में आ गया रिलेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आनायन। हमें पता है
आनायन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। और हमें पता है पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आनायन, तो हो गया ना, दोनों बात मिला के एक ही भाई, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड आनायन, ठीक है। देखो कौन सा, तो इसका क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस एंड कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर 18 इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कोवैलेंट होगा, ये आयनिक होगा। जनरली 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, अगर आउटर में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ठीक है। तो COCl हमारा कोवैलेंट नेचर होता है, while NaCl is ionic in nature because in COCl total 18 electron but in case of NaCl it's 8 electron, ठीक है। सो आज के क्लास में इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ फाजांस रूल के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।